हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली इंपॉर्टेंट क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सी बोर्ड एग्जाम क्लास, चाहे 5वीं बोर्ड हो, ठीक है, 8वीं बोर्ड हो, 10वीं बोर्ड हो या आपकी 12वीं बोर्ड हो, ठीक है, चारों बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में बेटा मैं आप लोगों के लिए जो है वो कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स लेके आया हूँ। ठीक है बेटा, अब इकोनॉमिक्स में देखिए हम लोग क्या है बेटा, मैं कुछ आप लोगों के लिए जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बेटा, उसमें लगभग कुछ 40 से 45 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके इकोनॉमिक्स के 2025 बोर्ड एग्जाम के, ठीक है बेटा, जो है तो उसमें से आपका एक भी जो है क्वेश्चन जो छूटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, आज का हमारा इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन होगा, यानी कि अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन हमारा आज का होगा कि एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत प्राप्ति में संबंध बताइए। दोनों में संबंध कैसा होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सार्वजनिक व्यय के 4 प्रकार लिखिए। सार्वजनिक व्यय के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि भुगतान संतुलन में असाम्यता को दूर करने के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 होगा उपभोक्ता बजट को समझाइए। उपभोक्ता बजट होता है क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हम लोगों का कि समग्र मांग के 2 घटक लिखिए। समग्र मांग के 2 घटक कौन कौन से होते हैं, इनको हमको बताना है। ठीक है, फिर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद लिखिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर भी आ सकता है। ठीक है, तो हमको याद होना चाहिए, जो भेद है ना उसी को हम लोग अंतर बना के लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है बेटा, फिर अगर बात करते हैं हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि वस्तु गुणित की संख्या की स्थानापन्न वस्तु y की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु x की कीमत की संतुलित कीमत तथा मात्रा पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसको बताना है हम लोग को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि बजट रेखा किसे कहते हैं। बजट रेखा से आपका क्या आशय है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग होगा कि मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 होगा बेटा हम लोग का कि मुद्रा की मांग एवं पूर्ति से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 होगा बेटा हम लोगों का कि बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है शुद्ध निर्यात से आपका क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है बेटा केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि M1 के अंतर्गत क्या शामिल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा यह ह्रास नियम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय आय से क्या आशय है ध्यान दीजिएगा, बताइएगा उसको राष्ट्रीय आय से मतलब क्या होता है बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लागत वक्र यू आकार से आकार के क्यों होते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले 4 तत्वों को लिखना है हम लोग को। ऐसे कौन से 4 तत्व हैं जो विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की कि विमुद्रीकरण को समझाइए। विमुद्रीकरण होता है क्या है, विमुद्रीकरण से आपका क्या आशय है, ऐसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का है कि मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन क्या है, Q बराबर 2L स्क्वायर के स्क्वायर अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात कीजिए जिसका फर्म उत्पादक कर सकती है 5 इकाई L तथा 2 इकाई K द्वारा। अधिकतम संभावित निर्गत क्या है, इसका फर्म उत्पादन कर सकती है 0 इकाई। ठीक है, एल था 10 इकाई के द्वारा। ठीक है, इसको आपको परिभाषित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का है कि प्रभावी मांग का क्या आशय है। प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का होगा सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का अर्थ लिखिए। ठीक है बेटा, फिर वहीं क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का क्या होगा कि व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में 4 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का है कि सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। सरकारी बजट होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का है कि घाटे के बजट से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का है कि मिश्रित आय, ठीक है, मिक्स्ड इनकम से आपका क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, 32 हम लोग का है एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षेप में समझ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का है कि बजट के उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है गुणक में रिसाव से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राष्ट्र एकदिष्ट अधिगम से आप क्या समझते हैं। ठीक है बेटा, फिर वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हम लोग देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि तटस्थ वक्र को परिभाषित कीजिए, इनकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अनौपचारिक क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगार और अपूर्ण रोजगार की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि स्फीति, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग का बोल रहा है कि स्फीतिक अंतराल की अवधारणाओं को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 43 है कीमत सीमा क्या है,
कीमत सीमा के फलस्वरूप किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग का है कि पूर्ति तथा मांग वक्रों का उपयोग करते हुए दर्शाइए कि जूतों की कीमत में वृद्धि खरीदी व बेची जाने वाली मोजों की कीमत को तथा संख्याओं को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रकों के वर्णन कीजिए हम लोग को। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा आपकी पूरी क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। अगर आप लोग क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।